साल 1996। आज से तकरीबन 25-26 साल पहले की वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आती है तो रूह कांप उठती है। मैं उस समय 15 साल का था और जून में मेरे फादर के ट्रांसफर के कारण हमें एक दूसरी जगह सेटल होना पड़ा। इस जगह के खौफनाक सच से हम सब अनजान थे। एक दिन स्कूल से निकलते ही काले बादल ढाने लगे। मैं इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा क्योंकि मेरा घर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था और ऐसे में भीगने की पूरी संभावना थी। अरे आदर्श, तू भाग क्यों नहीं रहा है? जल्दी घर पहुंच, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए और दहशत का समय भी। मैं मेरे दोस्त की बात ठीक से नहीं समझ पाया और मैंने उसे रोकते हुए बोला, तेरे कहने का क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि अगर हम घर तक भागे तो ये तय है कि भीग जाएंगे हम, और मंडे को सबमिट करने वाला प्रोजेक्ट भी मेरे बैग में है। पानी की चंद बूंदे भी मेरे हफ्तों की मेहनत बर्बाद कर देगी, जो मैं नहीं चाहता। तो तू क्या चाहता है? मौत? इसमें मौत की बात कहां से आई? देख आदर्श, मेरे पास अभी तुझे समझाने का समय नहीं है। अगर तुझे खड़ा रहना है तो खड़ा रह, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश तेज होने के बाद उसके बूंद से भी दूर रहना। अगर बारिश में कोई भी छाता लिए तेरे पास आए तो भूल कर भी उसके पास मत जाना, क्योंकि वो बहरूपिया तुझे खूनी बारिश में फंसाकर एक भयानक मौत की नींद सुला देगा। इतना कहने के साथ ही नितिन भी वहां से निकल गया। लेकिन उस समय गौर करने वाली बात यह थी कि अब आसपास के सभी लोग भागने की फिराक में थे। दुकानदार दुकानें बंद करके जल्दी से जल्दी निकलना चाहते थे। वहीं वॉचमैन अंकल भी जल्दी से ताला मारकर घर जाने की जल्दबाजी में थे। कुछ ही समय में मेरे आसपास का पूरा माहौल सुन्न हो गया और एक लौता सिर्फ मैं ही उस अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहा। कुछ देर में बारिश ने अपना एक भयानक रूप ले लिया, जिसके चलते अब मेरा जाना तो और मुश्किल हो गया। स्कूल था तो फोन तो लाया नहीं और ना ही कोई मदद करने वाला दिखाई दे रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बारिश अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब मुझे भी घर जाने की चिंता होने लगी और अब एक ऐसा भी समय आया जब सूरज लगभग ढल चुका था। मेरे अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देने लगे। जब मैंने बारिश को लाल होते हुए देखा, मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर ये बारिश अब लाल क्यों हो रही है। लेकिन गौर से देखने के बाद पता चला कि वो कोई रंग नहीं बल्कि खून है। और तभी मुझे नितिन की कही हुई बात याद आई जो उसने बताई थी खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ये बारिश एक खूनी बारिश थी, लेकिन आज तक जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसी किसी खून की बारिश को ना तो होते हुए देखा और ना ही कभी सुना था। अब तो बदबू भी आने लगी थी और तभी मुझे दूर खड़ा एक आदमी दिखा जिसने छाता लगा रखा था और एक दीवार को एकटक घूरे जा रहा था। मैं उसके नजरिए को कुछ समझ नहीं पाया और उसे आवाज देने लगा, हेलो, ओ चाचा, हेल्प करो प्लीज, मैं इस बारिश में फंस गया हूं। मैं उस स्ट्रेंजर को आवाज देने लगा। मुझसे काफी दूरी पर खड़ा होने के बावजूद उसने मेरी आवाज साफ सुनी। उसके चलने का तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके चलने का तरीका कुछ यूं था जैसे कोई भेड़िया खड़ा होकर सीधा बढ़ता हो अपने शिकार की तरफ। वो स्ट्रेंजर मेरे एकदम करीब आ चुका था, लेकिन फर्क इतना था कि वो उस भीगते बारिश में छाता लिए खड़ा था और मैं उससे थोड़ी दूरी पर एक मकान की छत के नीचे बारिश से छुपा हुआ था। वो स्ट्रेंजर मुझे अपनी तरफ आने का इशारा करने लगा और मुझे भी अब सेफली घर पहुंचने का यही एक रास्ता नजर आ रहा था, तो मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर उस अनजान आदमी के हाथों पर पड़ी तो मेरे कदम वहीं लड़खड़ाने लगे। मैंने देखा उस आदमी ने अपने हाथ में खून से लथपथ चाकू पकड़ा हुआ था, जो दिखने में बहुत भयानक लग रहा था।
उस चाकू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर पहले उसी चाकू से किसी के जिस्म को फाड़ा हो। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया और वापस पीछे हट गया, पर तभी मैंने देखा कि सामने खड़े उस शख्स का चेहरा बदलने लगा और उसका चेहरा किसी भेड़िए की तरह होने लगा। नुकीले दांत और पंजे खतरनाक। हिम्मत करके मैं वहीं खड़ा रहा और तभी एक बिजली कड़की और वो भेड़िया मानव वहां से गायब हो गया। लेकिन तभी मुझे एक आदमी दिखा जो अभी तक अपनी दुकान में ही था और शायद मेरी तरह वो भी इस खूनी बारिश में फंस चुका था। मैं उससे दूर था, लेकिन मुझे फिर भी सब कुछ दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी अभी जैसे ही पलटा कि वो भेड़िया मानव उनके पीछे अचानक से कहीं से हाजिर हो गया। ये वही था जो कुछ समय पहले मुझे गुमराह करने की साजिश में था। उस भेड़िया मानव के दिखते ही वो आदमी अपना संतुलन खो बैठा और बिना कुछ सोचे समझे उस छांव से बरसते खूनी बारिश में भीगते हुए भागने लगा। लेकिन उस वक्त मेरी नजर उस आदमी से हटते हुए उस भेड़िया मानव पर गई। मैंने उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक बार भी उस शैतान ने उस आदमी का पीछा नहीं किया और ना ही उस पर झपटा। लेकिन बावजूद इसके कुछ ही देर बाद वो आदमी चिल्लाने लगा और भागते भागते अपने आप ही उसकी रफ्तार भी कम होने लगी। वो अपने आप सूखने लगा और कुछ पल में उसके शरीर की अंतड़ियां बाहर आने लगी और रास्ते पर ही गिरकर बेहोश हो गया। वो जहां कुछ समय पहले वो 70 किलो का लग रहा था, सच बताऊं तो अब उसका वजन 10 किलो से ज्यादा भी नहीं होगा। तभी दूर से वो भेड़िया मानव भागता हुआ वहां पहुंचा और उस आदमी को घसीटता हुआ जंगल में ले गया। मैंने और एक चीज भी देखी कि उस आदमी को जब खूनी बारिश में खींचता हुआ वो भेड़िया मानव जंगल में ले जा रहा था, तो उसके साथ कुछ लोग भी थे जो एकदम सूखे हुए और डरावने दिख रहे थे। वो लोग मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन लगातार मुझे ही घूर रहे थे। समय खराब था, लेकिन नसीब अच्छा, तो वो खूनी बारिश एक समय बाद थम गई और अब कहीं जाकर मेरी सांस में भी सांस आई, क्योंकि अब तक मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मैं घर पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। डांट तो बहुत मिली, लेकिन सच कहूं तो आज की घटी घटना उस वक्त बताना सही नहीं लग रहा था। अगले दिन मैं अपने दोस्त नितिन के घर गया अपने साथ घटी घटना को बताने। नितिन, नितिन, बाहर आ, मुझे कुछ बात करनी है। मेरे आवाज देने के कुछ देर बाद नितिन के घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। कौन हो बेटा? किससे मिलना है? मैंने जवाब दिया, नितिन। ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। नितिन, चलो जाओ। नितिन अब तुमसे कभी नहीं मिलेगा। जाओ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि कल उस मनहूस बारिश ने मेरे पोते की जिंदगी छीन ली। निगल गई मेरे पोते का शरीर वो मनहूस बारिश। अब मैं थोड़ा बहुत इस चीज को रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि कल नितिन उस बारिश के शुरू होने से ठीक कुछ समय पहले निकला था। मैं गहरी सोच में डूबा और उनसे उस खूनी बारिश की सच्चाई पूछी। दादी, आखिर इस गांव में बारिश का रंग लाल क्यों होता है? क्या गिरता है बारिश के पानी से? इस मनहूस गांव को पिछले 150 साल से हाय लगी है। कहते हैं एक जमाने में अचानक यहाँ पे भूखमरी फैल गई थी, जहाँ बारिश समय पर न होने के कारण इस गांव के बहुत से किसानों ने खुद का कत्ल कर लिया और तभी एक मनहूस काल ने भी पहरा दिया। इस गांव से एक पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए एक तांत्रिक ने अपने गुलाम, जो कि एक भेड़िया था, उसे मानव के भेष में यहाँ भेजा
जो इंसानों के शरीर में से खून को गायब कर देता था। लेकिन कई पूजा पाठ के बाद इस विधि को नियंत्रण में लाया गया और अंत में यह निश्चित हुआ कि इस गांव में कभी भी ऐसी बरसात नहीं होगी जिससे कोई भी काम किया जाए। लोगों के मुताबिक गांव को हाय लगी है और इसी कारण साल के 6 महीने इस गांव में बारिश होती है। लेकिन वो बारिश पानी की नहीं बल्कि खून की होती है, जिसे खूनी बारिश के नाम से दहशत की दुनिया में जाना जाता है। कहते हैं जो कोई शख्स या जानवर भूला भटका इस बारिश में निकलता है तो अपने आप ही उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है। उसके शरीर में से खून गायब होने लगता है और जितना समय वो खूनी बारिश की बूंदों में बिताता है उतने समय तक लगातार खून उसके शरीर से गायब होकर उस भेड़िए के जिस्म में जाता है, जो उसे और भी ताकतवर बनाता है। सच कहूं, इसके बाद कुछ और सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब तक मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ चुका था और मैं वहां से फौरन अपने घर लौट गया, अपने दोस्त नितिन के मौत के मातम और एक भयानक दहशत के साथ। मैंने अब इसे छुपाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की जान पर बन सकती थी। इससे पहले कि अगली खूनी बारिश इस गांव पर अपना दस्तक दे, हमें निकल जाना चाहिए। 2 दिन के भीतर हम वापस अपने होम टाउन आ गए और पापा ने भी अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया। इस घटना को मैं अपने जीवन का सबसे सुखद और भयानक लम्हों में शामिल करूंगा, क्योंकि आज इतने सालों बाद भी इस घटना की बू मुझे आज भी महसूस होती है।